2 ದಿನಗಳ 25ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಶಕ್ತಿನಗರದ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೇಮಾ ನಾಯಕ್, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಬಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರು ದುರ್ಬಲರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತ ನಾವು ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕ ಉದಯನ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬದುಕು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಬರಹಗಾರರು ನಿಜಾಂಶ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲದ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಶೋಷಿತರ ಉದ್ಧಾರಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 600 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಲೇಖಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಾ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಜನತೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕಾಹೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈ, ಎಐಕೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಉಭೈಕರ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ಎಂ ಪೆರ್ನಾಲ್, ಗೌರೀಶ್ ವೆರ್ನೇಕರ್, ಎಐಕೆಪಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. भाषा विज्ञान में इसकी तमाम भाषाएं दूसरी भाषा से जुड़ी हुई है, एक नहीं है लेकिन वे जुड़ी हुई है, जिसके लिए आप ये कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत कठिन है, कि आप देश के किसी भी हिस्से से पैदल चलना शुरू करें. पैदल आप पाएंगे कि एक ही भाषा बदलते हुए दूसरी भाषा में तब्दील हो रही है. आप पाएंगे कि राजस्थान के नीचे जैसे जैसे आएंगे आपको वही भाषा बदल के पहले उत्तरी मराठी, फिर मराठी और ऐसे तब्दील होते चली जाएगी. मुझे पता नहीं कोंकणी में या मराठी में ये मुहावरा है या नहीं है, हिंदी में है कि 4 कोस पे 2 कोस पे पानी बदले, हर 2 कोस पे पानी बदल जाता है, और 4 कोस पे बानी, हर चौथे 4 में कोस, चौथे कोस पे, कोस का मतलब दुगना कर लीजिए किलोमीटर या मील में, 8 मील में भाषा बदल जाती. लेकिन ये कहावत भाषा के बदलने के बारे में नहीं है, ये भाषा के निरंतरता के बारे में. भारत में भाषाएं एक दूसरे के साथ निरंतर हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से. इसीलिए हमारी तमाम लोक कलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं. आपको ये जान के, हालांकि आप सुधीर जन हैं, आपको पहले से पता होगा, मैं क्या बता दूंगा नई बात, लेकिन भारत की एकता का आधार हमेशा से इन भाषाओं की निरंतरता और इनके कारण हमारी अलग अलग जगहों पर विकसित हुई लोक कलाएं रहा है. आप एक जगह की लोक कला, यानी आप तमिलनाडु की भी लोक कलाएं अगर देखें तो आपको उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं से उसकी निरंतरता महसूस हो जाएगी. हमारी लोक कलाएं ही इस देश की एकता का आधार है. ना तो इसका आधार कोई राजनीतिक है, ना सैन्य है, इसका आधार संस्कृति है. और इस संस्कृति में भी जो लोक कलाएं हैं उन्होंने इस देश को एक रखा है. इसके बारे में भले कोई कुछ कहता रहे, इस देश में ये भाषाओं की निरंतरता एक इतनी बुनियादी बात है इस सभ्यता के लिए कि इसके कारण हम
एक दूसरे से अलग भाषाएं बोलते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रहते। इसीलिए भारत की जो संस्कृति है वो अमेरिकन संस्कृति की तरह टुकड़ा टुकड़ा संस्कृति नहीं है, जो वो मल्टीकल्चर कहते हैं जिसको। हमारी संस्कृति में निरंतर्य है, ये कंटिन्यूअस कल्चर है, लेकिन अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग रूप लेता है। इसमें एक भाषा की निरंतरता के कारण एक तरह से अंतश्चेतना की, इथोस की भी कंटिन्यूटी है। इसीलिए जब हम एक किसी दूसरी भारतीय भाषा के लेखक से बात करते हैं तो हमें अक्सर ये महसूस होता है कि मानो ये बात हम बहुत पहले से कर रहे थे। हमको ऐसा लगता है कि कोई पुरानी पहचान है जो फिर नई हो रही है। इसी के लिए कालिदास ने प्रत्यभिज्ञा कहा था। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का अर्थ यही है कि एक पुरानी पहचान थी जो नई हो गई। यही कारण है कि कोई भी भारतीय भाषा बोलने वाला लेखक या नागरिक सभी भारतीय भाषाओं की नागरिकता पा लेता है। उसी तरह मैं कह सकता हूँ इसलिए कि आप सब थोड़े थोड़े हिंदी भाषा के नागरिक हैं और मैं कोंकणी का, तो ये अधिकार कि मैं इस भाषा की भी नागरिकता, चूँकि भारत की भाषाओं का स्वरूप ऐसा है, इस अधिकार से मैं यहाँ बोलने जो खड़ा हुआ हूँ वो पूरी तरह अयोग्य नहीं हूँ। मेरा कोंकणी भाषा से एक दूसरा गहरा संबंध भी है। आप सब जानते हैं कि गोवा और कोंकणी भाषा ने सबसे अधिक भारत में औपनिवेशिक त्रास भोगा है। अंग्रेजी शासन यहाँ 200 बरस से ज़्यादा नहीं रहा अन्य क्षेत्रों में भारत के, लेकिन गोवा की औपनिवेशिक कहानी 450 वर्ष की है और ये बहुत बड़ी अवधि है। और ये तो और बड़ी हो जाती है अगर हम ये जानें कि अंग्रेजी उपनिवेशकों की तुलना में पुर्तगाली उपनिवेशकों को कम क्रूर तो नहीं ही कहा जा सकता। इस आंदोलन में भाग लेने, गोवा की और कोंकणी भाषा के स्वतंत्रता का जो आंदोलन है उसमें भाग लेने देश से अलग अलग जगहों से लोग आए थे। आपने निश्चय ही पढ़ा होगा, जो युवा है यहाँ, ये आप जानते होंगे कि राम मनोहर लोहिया जब 50 के दशक में यहाँ आए थे तब एक नई ऊर्जा वो लेके वापस गए थे आज़ादी के आंदोलन के लिए जो अन्यत्र चल रहा था भारत में। ये जो अलग अलग जगहों से लोग इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आए थे, इनमें एक महिला हमारे शहर की भी थी। मध्य प्रदेश के सागर जैसे छोटे शहर जो यूनिवर्सिटी टाउन है, जो ऑक्सफोर्ड की तर्ज पे बनाया गया था, उसके से एक महिला यहाँ आई थी, सुभद्रा राय था उनका नाम, और वो वहाँ कई बार सांसद रही। तो हम गोवा की स्वतंत्रता आंदोलन और कोंकणी भाषा की इस प्रयास को कम से कम मैं 2, 3, 4 साल की उम्र से जानता हूँ। और उनका इस आंदोलन में एक हाथ कट गया था। तो वो जब निकलती थी चुनाववादी के प्रचार के लिए, तो हमें वो कटे हुए हाथ का गोवा स्वतंत्र के संदर्भ में दर्द महसूस होता था। ये दूसरा मेरा और एक और मेरा संबंध कोंकणी साहित्य से है, वो ये कि मेरे जो गुरु थे, जो महान उपन्यासकार निर्मल वर्मा,
उनका नाम था। उन्होंने मुझे और मेरे कुछ मित्रों को कोंकणी भाषा के दामोदर मावजो के लेखन पढ़ने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय लेखन को समग्रता में जानना है तो कोंकणी के कुछ लेखकों को पढ़ना चाहिए, और उन्होंने उदाहरण स्वरूप दामोदर जी का नाम लिया था और मैंने उनको बहुत चाव से पढ़ा है। हालांकि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे अंग्रेजी में पढ़ना पड़ा, लेकिन एक बात मैंने उसमें नोट की कि दामोदर मावजो जो हैं वो उन बहुत कम लेखकों में हैं जिन्होंने हिंसा की जड़ों में जाके उसको समझने का प्रयास किया है। उनकी कहानियां तरह तरह की हिंसा का, पुरुष की स्त्रियों पे हिंसा का, मनुष्य की प्रकृति पर हिंसा का, इस हिंसा की जड़ में जाके एक साधारण लेखक होता तो हिंसा का विरोध करके लौट आता। ये एक बड़े लेखक का गुण होता है कि वो केवल किसी प्रवृत्ति की आलोचना भर नहीं करता, बल्कि उसको मनुष्य के मन की सिलवटों में उसके कारणों को ढूंढता है। और इस दृष्टि से इस लेखक का पूरी भारतीय लेखन परंपरा में बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एक बहुत हिंसक समय में रह रहे हैं, और इसमें केवल हिंसा की आलोचना पर्याप्त नहीं है, हमको इसके कारणों में जाना पड़ेगा। हमको ये जानना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया है कि ये समूचा देश एक दूसरे के प्रति अगर बहुत नहीं तो दबा दबा हिंसक हो उठा। जब इन कारणों की आप पड़ताल करने जाएंगे तो आपको दामोदर मावजो जैसे लेखकों को याद करना पड़ेगा, उनकी कृतियों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने ही एक जगह लिखा है कि भाई लेखक का काम, लेखन का काम विरोध करना होता है। मैं पूरी तरह सहमत हूं इससे, लेकिन जिस रास्ते की मैं सोचता हूं वो विरोध हो सकता है वो थोड़ा सा अलग है। मैं बहुत जल्दी आपको उस विषय में कुछ कह के अपना ये टूटा फूटा बिखरा व्याख्यान समाप्त